Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Mandal and Mandir politics. इसको कभी कभार मंडल एंड कमंडल पॉलिटिक्स भी कहते हैं। तो ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में आया है, इसमें तो ज़्यादातर पॉलिटिकल आइडियाज़ लिखे हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने इस आर्टिकल को इसलिए पिकअप किया है ताकि मैं आपको ये मंडल एंड मंदिर पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा समझा सकूं। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पेपर। तो मंडल पॉलिटिक्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। उसके लिए हमें समझना होगा अबाउट मंडल कमीशन। मंडल कमीशन को 1979 में बनाया गया था और इसका टेक्निकल नाम था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसको काम दिया गया था कि आइडेंटिफाई करे हमारे समाज में कौन से लोग हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कहे जा सकते हैं, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 15 में ये शब्द का जिक्र किया हुआ है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। बट कौन है ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, किनको कहा जा सकता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उसकी आइडेंटिफिकेशन या कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ले डाउन नहीं की गई थी। तो फिर मंडल कमीशन बनाया गया भारत सरकार द्वारा, हेडेड बाय डीपी मंडल साहब, और मंडल कमीशन ने 1 साल में ही अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। मंडल कमीशन के हिसाब से 52% ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री शुड बी कॉल्ड एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जिसको नाम दिया गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि पहले से एससी एंड एसटी कम्युनिटी को इस ग्रुप के अंदर काउंट किया जाता रहा है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। तो एससी एसटी कम्युनिटीज के अलावा 52% पॉपुलेशन और भी हैं इस देश में जिनको सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कहा जाना चाहिए, और उनके लिए शब्द डेवलप किया गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और मंडल कमीशन ने तो रेकमेंड किया कि इन 52% जो जनसंख्या है इनको 52% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए इन गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज एडमिशन इन गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन उस वक्त इस मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। लगभग 10 साल बाद वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मंडल कमीशन के इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया, और सरकार ने फैसला किया कि ये जो 52% पॉपुलेशन है इसको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज प्रमोशन वंस द जॉब इज गिवन। बाद में इसी क्राइटेरिया को गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि आईआईटीज आईएम्स में एंट्रेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया गया सिंस 2008। तो पॉइंट ये है कि ओबीसी रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ला दिया गया 1990 में, और गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए ओबीसी रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया इन साल ईयर 2008। उस टाइम में अर्जुन सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया और अमेंडमेंट करके फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए भी ओबीसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया इंप्लीमेंट किया गया। बात की जाए 1990 की, जब ओबीसी रिजर्वेशन लाया गया था फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो उस वक्त देश के अंदर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। जो यूथ थे अनरिजर्व कैटेगरी के, उन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया। कई सारे जगहों पे सेल्फ इमोलेशन के भी केसेस सामने आए, यूथ ने खुद को आग लगा डाली। और इस कारण से जब इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को इंदिरा साहनी केस नाम से जाना जाता है। 1992 में यह केस लिया गया सुप्रीम कोर्ट में अंडर इंदिरा साहनी केस, where Supreme Court evaluated constitutionality of OBC reservation given as per मंडल कमीशन रिपोर्ट, कि क्या ये जो 27% रिजर्वेशन है इन गवर्नमेंट जॉब्स गिवन टू ओबीसी एज पर मंडल कमीशन रिपोर्ट गिवन बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में इस रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, बट कुछ केविएट्स दे दिए उसने, यानी कि कुछ कंडीशंस लगा दिए कि ओवरऑल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50% एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। ये बात भी ऐड कर दी साथ में इंदिरा साहनी केस में। पहले तो कहा कि चाहे जो हो जाए ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगा दिया फॉर ओबीसी रिजर्वेशन की एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर इनकम है फैमिली की तो फिर उस परिवार के बच्चों को रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी अंडर ओबीसी रिजर्वेशन। दैट क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एससी एसटी रिजर्वेशन बट इट इज देयर फॉर ओबीसी रिजर्वेशन। एंड अभी के टाइम में क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है दैट इज डिफाइंड बाय द सेंटर एज पर इनकम 8 लाख पर एनम। तो 8 लाख या उससे ज़्यादा अगर इनकम है प्रति साल तो उन परिवार के बच्चों को क्रीमी लेयर में गिना जाएगा और उनको रिजर्वेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो ये तो बात हो गई अबाउट मंडल कमीशन। और आप देखो कि 1980 से ही जब ये मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन की बात चलने लगी तो देश में एक पॉलिटिक्स शुरू हुआ जिसको आप कह सकते हैं मंडल पॉलिटिक्स, जिसमें कई सारे रीजनल लेवल पे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं। जैसे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, ऐसी पार्टियों ने मंडल कमीशन के मुद्दे को धीरे धीरे पॉलिटिसाइज करना शुरू किया। 1980s में रिकमेंडेशन आया था, 1990 में इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन 1980 से लेकर के 1990 तक के बीच में भी ये पार्टियां इन मुद्दों को खूब उछालती रहीं और उससे वो पॉपुलैरिटी पाती रहीं कि अगर हमें ज़्यादा वोट मिलेगा तो हम मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करवा देंगे। और इस तरीके से ऐसी पार्टियां जो है धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरी पार्टी भी धीरे धीरे इमर्ज हो रही थी। मैंने कुछ दिनों पहले आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से बताया था कि जो मौजूदा पार्टी है बीजेपी, इसका बैकग्राउंड बताया था मैंने आपको कि 1915 में हिंदू महासभा, फिर जनसंघ, राष्ट्रीय जनसंघ, फिर जनसंघ जो है वो मर्ज हो गया और जनता पार्टी के साथ 1977 में जनता पार्टी के साथ मर्ज होकर के उन्होंने सरकार बनाई अगेंस्ट इंदिरा गांधी, लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं। तो 1980 में वापस से लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिल करके जनता पार्टी से अलग हुए और अलग से पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। तो एक तरफ मंडल पॉलिटिक्स शुरू हुआ देश के अंदर 1980 में, और उसी वक्त एक दूसरी पार्टी भी बनी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। और बीजेपी का जो पॉलिटिक्स का स्टाइल रहा है उसको कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स नाम देते हैं कमंडल पॉलिटिक्स या मंदिर पॉलिटिक्स। सो बीजेपी की पॉलिटिक्स को एक दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था डिटेल में, जहां मैंने आपको बोला था कि बीजेपी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको राइटिस्ट विंग से जोड़ करके देखते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कि इकोनॉमी में तो काफ़ी लिबरल है। राइटिस्ट विंग का क्या अप्रोच रहता है कि इकोनॉमी में तो काफ़ी लिबरल है, बट जहाँ तक कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर के बातचीत की जाए तो उसको लेकर के थोड़ा ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है कि मंदिर बनना चाहिए। कास्ट बेस्ड जो डिस्टिंक्शंस हैं, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह रहा हूँ, बट कम से कम कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन जो है वो बने रहने चाहिए क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, रिलीजन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसी मान्यताएं हैं अगर ऑर्थोडॉक्स समाज की बात की जाए तो। और इस तरीके के पॉलिटिक्स को लेकर के आगे बढ़े, इसको नाम दिया गया मंडल पॉलिटिक्स या मंदिर पॉलिटिक्स। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल करके आया बाबरी मस्जिद वाला कि अयोध्या में जहाँ पे बाबरी मस्जिद खड़ा है वहाँ पे एक वक्त अयोध्या में राम भगवान का टेम्पल हुआ करता था और हम वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। ये पॉलिटिक्स सामने आई और इस तरीके से 1980 से लेकर के 1990 तक का जो दौर था उसमें दो ट्रेंड देखे गए इंडियन पॉलिटी में। मंडल पॉलिटिक्स जहाँ पे छोटे सो कॉल्ड छोटे कास्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे पार्टीज, वो मंडल पॉलिटिक्स को बार बार रेज करके, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को बार बार रेज करके पॉपुलर हो रहे हैं। वहीं बीजेपी मंदिर के मुद्दे को रेज करके, हिंदुत्व सेंटिमेंट कहा जाता है इसको, उसको रेज करके पॉपुलर हो रही है। दोनों तरह के पार्टियों को पॉपुलैरिटी मिल रही थी। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कर दिया, 27% ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया। और 1992 में 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद वाज डेमोलिश्ड। और फिर बहुत बाद में जाकर के आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे अयोध्या मंदिर बनाने का
परमिशन दिया सरकार को, और फिर इस साल जनवरी में 22 जनवरी को भारत सरकार ने वहां पे राम मंदिर भी बनवा दिया। बट आप देखोगे, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्रेस, मैंने आपको बताया कि पहले तो वो भारतीय जनसंघ हुआ करती थी 1977 तक, बट फिर भारतीय जनसंघ मिल गई जनता पार्टी में, तो 1980 तक तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ कुछ भी नहीं था। बट 1981-82 में फिर जनता पार्टी से निकल करके बाहर आई भारतीय जनता पार्टी। और आप देखिए 1980 से जो मंदिर पॉलिटिक्स है, उस कारण से धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ी, और एक वक्त ऐसा आ गया 1996 में जब जाकर के इन्होंने सरकार बना दी, वाजपेयी जी बने प्रधानमंत्री। तो आप कह सकते हैं कि ये जो राइज आप देख रहे हैं बीजेपी का, उसमें एक जो मुद्दा माना जाता है महत्वपूर्ण है, खासकर 1980 से लेकर के 1990 तक का जो दौर था, उसमें राइज के पीछे एक कारण जो माना जाता है वो माना जाता है मंदिर पॉलिटिक्स या कमंडल पॉलिटिक्स। और दूसरे तरफ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, आरजेडी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, इन सब का राइज को जोड़ करके देखा जाता है विथ मंडल पॉलिटिक्स। ऐसे प्रश्न, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पॉलिटिकल चीजें पढ़ा रहा हूं, ऐसे प्रश्न पोस्ट कंसोलिडेशन हिस्ट्री में आते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि 1967 तक देश के अंदर बस एक ही पार्टी थी, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, ज्यादातर जगहों पे वो थी कांग्रेस। फिर और इसीलिए पूरे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है 1967 तक, उसको कहा जाता है कांग्रेस सिस्टम। बट धीरे धीरे कांग्रेस स्टार्टेड लूजिंग पॉपुलैरिटी, और पॉपुलैरिटी लूज करने में 1962 का वॉर एक जिम्मेदार था कारण, क्योंकि उसके बाद से नेहरू की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। 67 ऑनवर्ड्स कांग्रेस के बीच में डिफरेंसेस भी पैदा होने लगे। नेहरू जी की डेथ हुई, फिर कुछ ही दिनों बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, एक साल में उनकी भी डेथ हो गई। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस के बीच में डिवीजन हो गया, क्योंकि काफी डिफरेंसेस थे। कुछ लोग चाहते थे कि इंदिरा गांधी को बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से मैनेज किया जाए, ऐसा हो नहीं पाया। इंदिरा गांधी ऑल्सो वाज अ वेरी स्ट्रांग लीडर। इस तरीके से कांग्रेस का डिवीजन हो गया। कांग्रेस आई, यानी कि कांग्रेस इंदिरा एंड कांग्रेस ओल्ड ओरिजिनल, ऐसा कुछ। तो इससे हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे वीक होने लगी और नई नई पार्टियां इमर्ज हुई, और नई पार्टियां इमर्ज होने में कुछ हद तक रोल प्ले किया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो लोअर मिडिल क्लास था, उसका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ, और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होने के बाद उसने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया। इस तरह से नई नई पार्टियां, किसानों की पार्टियां, ये सब राइज हुई। और ये नई पार्टियां जो सो कॉल्ड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करती थी, 1970 के बाद से मंडल पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हुए पॉपुलर हुई। और उसी वक्त एक दूसरी पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी, जो मंदिर या कमंडल पॉलिटिक्स को लेकर के पॉपुलर हुई। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल पे कम से कम 3-4 पार्टियां हैं। उसमें से एक तो आम आदमी पार्टी है, जिसका ओरिजिन 2011 से आप लिंक करके देख सकते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। उसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस, और रीजनल लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में जो आप पार्टियां देख रहे हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, उसमें मंडल पॉलिटिक्स का काफी ज्यादा योगदान है। अब बात की जाए अभी के टाइम में रिजर्वेशन की, तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। तो आर्टिकल 16(4) की मदद से स्टार्टिंग से ही एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। एससी कम्युनिटी के लोगों को 15% और एसटी कम्युनिटी के लोगों को 7.5%। बाद में 1992 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। और 2019 में संविधान के अंदर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके 10% रिजर्वेशन लाया गया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो आज के डेट में अगर बात की जाए तो एसटी कम्युनिटी के लिए 7.5% है, एससी के लिए 15% है, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस 10% एंड मेरिट या ओपन कैटेगरी में सीटें 40.5% हैं। ऐसा प्रश्न मैंने दिया है, व्हाइल हाईलाइटिंग रैशनल बिहाइंड रिजर्वेशन पॉलिसी मेंशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों लाया गया? अफर्मेटिव एक्शंस के लिए संविधान में इसकी जिक्र की गई है, इसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। अफर्मेटिव पॉलिसीज या अफर्मेटिव एक्शंस क्यों? ताकि हिस्टोरिकल इनजस्टिस
को एड्रेस किया जा सके और सोशल जस्टिस को रिस्टोर किया जा सके। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के जो मेन डिबेट या कंट्रोवर्सी है वो ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी इज सीन इन लाइन विथ डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वेरी ऑफन इट इज सीन in violation of Part 3 of the Constitution, which is fundamental right, especially the principles of equality and denial of discrimination mentioned under Part 3 of fundamental right. तो एक तरफ fundamental right कहता है, equality की बात करता है, दूसरी तरफ welfare of vulnerable section की बात करता है DPSP Part 4, और रिजर्वेशन पॉलिसी को देखा जा सकता है in line with DPSP Part 4, लेकिन it seems to be violating the principle of equality and denial of discrimination. तो इस तरह के पैराडॉक्सिकल आइडियाज के लिए, जब आपको पता है कि संविधान के किसी भी दो टॉपिक्स के ऊपर या दो आइडियाज में अगर इनकंसिस्टेंसी रिफ्लेक्ट होती हो तो उसको रिजॉल्व करने का अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे वाइटल जजमेंट्स दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी। उसमें चंपकम दुराई राजन केस, इंदिरा साहनी केस, नागराज केस, इट वाज अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशन, लक्ष्मी नारायण केस एंड जनहित अभियान केस, ये लेटेस्ट केस था अबाउट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो रिजर्वेशन पॉलिसी पे अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है, आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 6 days वॉर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, बिल्कुल हाल फिलहाल में हमने इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 25 मई 2024। मुझे लगता है लास्ट सैटरडे हमने डिस्कस किया है पूरा डिटेल में इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए आप भी, तो मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है 6 days वॉर के ऊपर विच इज एसोसिएटेड विद इजराइल पैलेस्तीन वॉर। तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो 25 में का आर्टिकल जाकर के देख लीजिए, पहला टॉपिक ही था डिस्कशन का। वहां मैंने आपको बताया कि कैसे इजराइल जूस लोगों के लिए एक नया देश बनाया गया इन 1948 एज ए रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्लान, जिसको इंप्लीमेंट किया गया एज पर रिजोल्यूशन नंबर 181 ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सरल भाषा में कहें तो ये एरिया में पैलेस्टीनियन लोग रहते थे। पैलेस्टीनियन कौन है? जो अरब लैंग्वेज और अरब कल्चर को फॉलो करने वाले इस्लामिक लोग हैं। ये पूरा का पूरा एरिया ही में रहने वाले जो लोग हैं उनको पैलेस्टीनियन कहा जा सकता है, अरबिक कहा जा सकता है। तो यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे, बट इस पार्ट को डिवाइड करके यहाँ पे दो देश बनाने का रिजोल्यूशन पास हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर इन 1947 राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और उसको नाम दिया गया रिजोल्यूशन नंबर 181। और इसके साथ ही इजराइल बन गया। इजराइल के लोगों ने, यहाँ पे जूस लोगों ने अपनी बाउंड्री मार्किंग करनी शुरू कर दी और इजराइल एज ए कंट्री उन्होंने बना दिया। लेकिन जो यहाँ पे पहले से पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि नहीं, ऐसे कैसे कोई नया देश बन सकता है इजराइल, यूनाइटेड नेशंस ऐसे कैसे देश बना सकता है, हमारी जमीन छीन करके कैसे इजराइलियों को दे सकता है। और इन पैलेस्टीनियंस ने, है तो वो इजिप्टियंस ही, है तो वो अरबिक ही, क्योंकि कल्चर एक ही है। तो देखिए, ये पूरे एरिया में रहने वाले लोगों को कहा जा सकता है अरबिक पीपल, बिकॉज कल्चर इज अरबिक। बट उसमें से यहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप को पैलेस्टीनियन अरब कह रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास सपोर्ट है आसपास के देशों का, आसपास के लोगों का। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे हम नया देश बनने देंगे इजराइल, और इन्होंने आसपास के देश के मदद से इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया इजराइल के बनने के साथ ही 1948 में। और इसके साथ ही शुरू हुआ फर्स्ट अरब इजरायली वॉर 1948 में। इजराइल वाज अ वेरी न्यूली फॉर्म्ड कंट्री, तो इट हैड टू सफर ए ह्यूज सेटबैक, बट इजराइल हैड गॉट एन इमेंस सपोर्ट और बैकिंग ऑफ द यूएस। इस कारण से इजराइल समहाउ सर्वाइव्ड। और फिर 1949 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन पास करके इस अरब इजराइल वॉर को समाप्त कराया, और इजराइल एज ए कंट्री समहाउ सर्वाइव्ड। 1 year after its formation, it had to face attack from all the side, yet Israel survived in its Arab-Israeli war, the first Arab-Israeli war in 1948। तो पैलेस्टीनियन लोगों के सपोर्ट में आसपास के अरबिक कंट्रीज कूद पड़े और इजराइल के ऊपर अटैक किया, बट समहाउ इजराइल सर्वाइव्ड यूएन के सपोर्ट से और ओवरऑल यूएस के सपोर्ट से। फिर 1956 में आप देखो, ये जो इजिप्ट देश आप देख रहे हो, ये ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। फिर ये आज़ाद हुई एकदम अर्ली 1950s में।
और ब्रिटेन ने जब इसको आज़ाद किया तो फिर इजिप्ट ने क्या किया, ये जो सुएज कनाल है यहाँ पे जो रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से, इसको नेशनलाइज कर दिया। पहले इट वाज कंट्रोल्ड बाय अ ब्रिटिश कंपनी। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कनाल था, यहाँ से जो भी शिप गुजरेगी उसको एक फीस देना पड़ता था, ट्रांजिट फीस, और अब एक इंटरनेशनल तरीके से, न्यूट्रल तरीके से मैनेज होता था ये कनाल। जब इजिप्ट आज़ाद हुआ, उसके प्रेसिडेंट बने अब्दुल कमाल नासेर। नासेर ने सुएज कनाल को नेशनलाइज कर दिया। और चूंकि इजिप्ट भी एक अरबिक कंट्री है, तो इजिप्ट ने क्या किया, इजराइल के शिप्स के लिए सुएज कनाल को बैन कर दिया कि इजरायली शिप्स कैन नॉट पास वाया सुएज कनाल, एंड दिस became basis for second Arab-Israeli war that was fought in the year 1956. On the basis of uses or reason behind uses of Suez Canal, Egypt had nationalized Suez Canal and had restricted Israel. Nationalize करने का क्या मतलब होता है, इजिप्ट ने nationalize कर दिया सुएज कनाल का मतलब ये है कि ये जो ब्रिटिश कंपनीज को ऑपरेट कर रही थी उसको भगा दिया और ये पूरा का पूरा सुएज कनाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया इजिप्ट की सरकार ने अंडर लीडरशिप ऑफ अब्दुल गमाल नासेर। तो ये हो गया सेकंड अरब इजराइल वॉर। इसमें भी यूनाइटेड नेशंस आए, खासकर यूएस आया यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट से, और उसने इस वॉर को खत्म कराया। फिर थर्ड अरब इजरायली वॉर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के आर्टिकल भी आया है, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारे टेरिटरी इजराइल ने छीन लिए थे आसपास के अरबिक कंट्रीज से, जो आज तक डिस्प्यूट का कारण बने हुए हैं। तो थर्ड अरब इजराइल वॉर वाज 1967। इसको 6 डेज वॉर भी कहते हैं क्योंकि 6 दिन में ही चला था ये। 5 जून ऐसे कुछ शुरू हुआ था और 10-11 जून को खत्म हो गया था इन 1967। हुआ क्या कि इजिप्ट अपने यहाँ कुछ मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर रहा था, मतलब आर्म फोर्सेस का कुछ ट्रेनिंग वगैरह और मूवमेंट करा रहा था। इजराइल को लगा कि कहीं इजिप्ट उसके ऊपर अटैक करने का तो प्लान नहीं कर रहा है, और इजराइल ने पहले ही प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर डाला, मतलब इसके पहले कि तुम अटैक करो या तुम सोचो भी अटैक करने का, इजराइल ने अटैक कर डाला। और इसके साथ ही इजराइल और इजिप्ट के बीच में वॉर छिड़ गई। और चूंकि इजिप्ट एक अरबिक कंट्री है तो आसपास के अरबिक कंट्रीज सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरबिया भी इजिप्ट के सपोर्ट में कूद पड़े, और इसके साथ ही थर्ड अरब इजरायली वॉर शुरू हो गया। लेकिन इजराइल तब तक काफी कंसोलिडेटेड हो गया था, मिलिटरली मजबूत हो गया था। 1948 में जब बना था तब वो कमजोर था, 1956 में भी कमजोर था, लेकिन अब तो 20 साल हो गए थे इसके बने हुए, मिलिटरली भी कमजोर हो गया था, मिलिटरली अब मजबूत हो गया था, और यूएस का सपोर्ट तो था ही था। इजराइल ने अकेले इन सारे देशों को हरा दिया और सीरिया से ये वाला एरिया छीन लिया, गोलान हाइट्स। ये थोड़ा सा माउंटेनियस एरिया है और इसका जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक माना जाता है क्योंकि यहाँ से आसपास के पूरे रीजन को देखा जा सकता है, कवर किया जा सकता है। गोलान हाइट्स छीन लिया इजराइल ने सीरिया से। ये वेस्ट बैंक इजराइल ने छीन लिया जॉर्डन से। अब आप कहेंगे कि सर वेस्ट बैंक तो पैलेस्तीन का है, लेकिन ध्यान से समझिए, ये जो वेस्ट बैंक और गाजा है, जिसको आज के डेट में आप पैलेस्तीन कहते हैं, अर्लियर दिस वेस्ट बैंक बिलोंग टू जॉर्डन एंड गाजा बिलोंग टू इजिप्ट। लेकिन 1947 में यूनाइटेड नेशंस प्लान पास हुआ जिसके अंतर्गत फैसला किया गया रिजोल्यूशन नंबर 181 में कि अब यहाँ पे 2 देश बनाए जाएंगे, इजराइल एंड पैलेस्तीन। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट किया इजिप्ट को कि आप ये गाजा वाला एरिया छोड़ दीजिए, और यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट किया जॉर्डन को कि आप ये वेस्ट बैंक वाला एरिया छोड़ दीजिए फॉर पैलेस्तीन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैलेस्तीनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं गाजा में और वेस्ट बैंक में, इसलिए आप अपने अपने ऑफिशियल टेरिटरी से इसको छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पे पैलेस्तीन नाम का देश बनाएंगे। और जॉर्डन और इजिप्ट ने इस बात को मान लिया था यूनाइटेड नेशंस के। अदरवाइज ट्रेडिशनली गाजा वॉज पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड जॉर्डन का पार्ट था वेस्ट बैंक। तो 1967 अरब इजरायली वॉर में इजराइल ने वेस्ट बैंक आप कह सकते हैं छीन लिया जॉर्डन से, गाजा छीन लिया इजिप्ट से। गाजा तो छोड़िए, इतना बड़ा सा सिनाई पेनिनसुला तक छीन लिया उसने इजिप्ट से। यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन भी पास किया, रिजोल्यूशन नंबर 242, जहां पे उसने आदेश निकाला कि स्टेटस को आनते, मतलब सारे देश वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाए, मतलब इजराइल ये सारी टेरिटरी छोड़ दे। लेकिन इजराइल रिफ्यूज टू फॉलो दिस ऑर्डर। वो बात अलग है कि बाद में 1978 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में फ्रेंडशिप करवाई या कोऑर्डिनेशन डेवलप कराया यूएस ने अंडर कैंप डेविड अकॉर्ड। तो अमेरिका ने बुलाया दोनों को, एक जगह है वहां पे कैंप डेविड यूएस में, वहां पे इजिप्ट
के नए प्रेसिडेंट सादत हुसैन और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, बोले यार आपस में लड़ो मत, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुई कैंप डेविड अकॉर्ड, क्योंकि इजिप्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। तो अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम इजराइल का सपोर्ट कर दो, और इस तरीके से इजिप्ट और इजराइल के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ कैंप डेविड अकॉर्ड, एंड इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली फर्स्ट अरबिक कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इजराइल आफ्टर दिस कैंप डेविड अकॉर्ड। और उस कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद इजराइल ने इजिप्ट का ये इतना बड़ा जो सिनाई पेनिनसुला छीन डाला था उसको वापस कर दिया। तो सिनाई पेनिनसुला वाज acquired by Israel from Egypt in this third Arab-Israeli war in 1967, but returned to Egypt in 1980s after this Camp David Accord with Egypt। इसके साथ ही इजिप्ट पहला अरबिक कंट्री बन गया जो इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। फिर यही कैंप डेविड अकॉर्ड का फर्दर एक्सटेंशन आप मान सकते हैं हाल फिलहाल में अब्राहम अकॉर्ड्स, मैंने कई दफा न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है, जहां पे यूएई बाद में बहरीन जैसे देशों ने जो अरबिक कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया। तो ये था थर्ड अरब इजरायली वॉर। फिर लेकिन अभी भी आप देखो गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा ये इजराइल के कब्जे में है, खाली सिनाई पेनिनसुला लौटाया है। तो 1967 के बाद से अभी तक ये वाले टेरिटरीज इजराइल ने अक्वायर कर रखी हैं फोर्सफुली। फिर कुछ ही सालों बाद फोर्थ अरब इजराइल वॉर भी लड़ा गया 1973 में। इसको कहा जाता है योम किपुर वॉर, क्योंकि योम किपुर इज न्यू ईयर फॉर जूस, इजरायली लोगों का न्यू ईयर होता है जो 6 अक्टूबर को मनाते हैं वो लोग। उसी दिन पैलेस्टीनियंस ने अटैक कर दिया, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीनियन लोगों की, उसने अटैक कर दिया चारों तरफ से, और न्यू ईयर पे अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, और उनका न्यू ईयर है योम किपुर कहा जाता है, इसलिए इस वॉर को कहा गया योम किपुर वॉर। अगेन विथ हेल्प ऑफ यूएस इजराइल वाज एबल टू डिफीट ऑल द अरबिक कंट्रीज। फिर एक अलग कहानी है, अरबिक कंट्रीज को समझ आ गया कि अब इजराइल से लड़ के फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इजराइल को सपोर्ट मिला हुआ है अमेरिका का। अब एक ही उपाय है, अमेरिका के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दो, अमेरिका को तेल बेचना बंद कर दो। और फिर अमेरिका को तेल बेचना उन्होंने बंद किया, इनफैक्ट तेल की सप्लाई ही कट डाउन कर दी, क्योंकि ये सब ऑयल में रिच कंट्री हैं। तो उस चक्कर में क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम काफी बढ़ गया, और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा और भारत का नुकसान हो गया, क्योंकि भारत एक मेजर इंपोर्टर कंट्री है क्रूड ऑयल का। और उस चक्कर में भारत के अंदर खूब सारा इन्फ्लेशन आ गया, क्योंकि क्रूड ऑयल जब नहीं मिलेगा तो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन तो फल सब्जियां महंगी हो गई। उस चक्कर में इंडिया के अंदर ह्यूज इन्फ्लेशन आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, और प्रोटेस्ट करने लगे उसी में संपूर्ण क्रांति मूवमेंट शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जेपी नारायण ने लॉन्च किया पटना से अगेंस्ट इंदिरा गांधी, और फिर इंदिरा गांधी जी ने जवाब में लगा दिया इमरजेंसी। तो कहीं ना कहीं ये योम किपुर वॉर और भारत के अंदर इमरजेंसी भी आपस में इंटरलिंक्ड है। बट ठीक है, योम किपुर वॉर 1973 में लड़ा गया, उस टाइम में अमेरिका के सपोर्ट से फिर से बच गया इजराइल। तो पैलेस्टीनियंस को समझ आ गया, अरबिक लोगों को समझ आ गया कि सीधा सीधा अटैक करके फायदा नहीं है। तो उसके बाद से सीधा सीधा अटैक या वॉर नहीं हुआ है, अरब इजराइल वॉर नहीं हुआ है। दिस वाज द लास्ट फॉर्मल अरब इजरायली वॉर, फोर्थ अरब इजरायली वॉर इन 1973। फिर क्या हुआ, इंटरनल थोड़े बहुत ऐसे आप कह सकते हैं इंसर्जेंसी, आर्म्ड स्ट्रगल, उसके लिए हमास, फतह जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। बट एग्जैक्टली 50 साल बाद, आफ्टर दिस योम किपुर वॉर 1973 के बाद, एग्जैक्टली 50 ईयर्स लेटर ऑन 6 अक्टूबर 2023, पिछले साल, हमास नाम की एक इंसर्जेंट ग्रुप जो पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ाई करती है अगेंस्ट इजराइल, उसने अटैक किया इजराइल के ऊपर। इजराइल के कई सारे सिविलियन पॉपुलेशन को उसने कैप्टिव भी बना लिया, और उसके बाद से इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है गाजा रीजन में। और इस तरीके से पूरे दुनिया भर में ये जो इजराइल और हमास के बीच में कन्फ्लिक्ट है, वो गाजा के सिविलियन पॉपुलेशन के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना हुआ है सिंस देन। लेकिन अगर आप ये इमेज देखें एक बार, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यूनाइटेड नेशन प्लान के हिसाब से ये ग्रीन कलर में होना चाहिए था पैलेस्तीन, और ये व्हाइट कलर से होना चाहिए था इजराइल। इजराइल तो ये मानने को तैयार था, और वो चुपचाप से अपनी बाउंड्री डिमार्केट कर रहा था, लेकिन पैलेस्टीनियन लोगों को उस टाइम में ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर चारों तरफ से, और नतीजा ये हुआ कि तब से लेकर के 1948 से लेकर के अब तक
4 फॉर्मल लड़ाई लड़ी गई है अरब और इजराइल के बीच में, और इनफॉर्मल तो कई सारे वॉर लड़े गए हैं। और इजराइल ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना पावरफुल होता गया कि आज के रेट में अरब यूएन प्लान के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था पैलेस्तीन का शेप, आज के रेट में पैलेस्तीन को इतना रिड्यूस कर दिया इजराइल ने, लगभग उसका सारा ही एरिया उसने फोर्सफुली या आप कह सकते हैं इलीगली, अगर यूएन प्लान के हिसाब से बात की जाए तो इजराइल ने पैलेस्तीन का ज्यादातर एरिया कैप्चर कर लिया। और आज के डेट में पैलेस्तीन हैज बीन रिड्यूस टू दिस मच ऑफ लिमिटेड टेरिटरी एंड दैट टू इन स्कैटर्ड मैनर। ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती अगर पैलेस्तीन उस टाइम में यूएन प्लान को चुपचाप से मान लेता, लेकिन उनको ये बात पसंद नहीं आई कि नहीं नहीं इजराइल नहीं बनने देंगे, और आज तक ये समस्या चल रही है। यूपीएससी ने साल 2015 में गोलान हाइट्स पे ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम IPEF। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। IPEF एक यूएस लेड इनिशिएटिव है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने स्टार्ट किया साल 2022 में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम या फ्रेमवर्क, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, इस रीजन में जो भी देश हैं उनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बिल्ड किया जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ IPEF। ऊपर ऊपर से तो देख के लग रहा अच्छी बात है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश है उनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिल्ड किया जाना चाहिए, बट असल में ये जो IPEF ग्रुपिंग है इट इज एंटी चाइना ग्रुपिंग। इसका मुख्य मकसद है कि इस एरिया में जो चाइना की इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ रही है, चाइना का ट्रेड इन देशों के साथ बढ़ रहा है और वो भी इट इज इन फेवर ऑफ चाइना। चाइना ने हेवी डेट ट्रैप में फंसा रखा इस रीजन के कंट्रीज को, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। उस डेट ट्रैप से उन देशों को निकाला जाए और ओवरऑल चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी को घटाया जाए। तो डीकपल ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम चाइना, दैट इज द गोल ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टार्टेड बाय यूएस। इसमें 14 मेंबर कंट्रीज हैं, 13 देश मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द यूएस विच इज इनिशिएटर ऑफ दिस IPEF। इन 14 देशों में से भारत भी एक देश है IPEF का मेंबर। उसके अलावा ये सारे देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, यूएस तो है ही, एंड वियतनाम। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विद द मेन गोल ऑफ डीकपलिंग दिस एरिया from China and reduce their over dependence upon China। अब अगर IPEF की बात की जाए तो IPEF के 4 पिलर हैं, मतलब 4 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हैं IPEF के: ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, टैक्स एंड एंटी करप्शन। मतलब पूरे दुनिया भर में टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो कंपनियां अलग अलग इलीगल रास्ता अपनाती हैं उसको रोकना, ये भी IPEF का मकसद है। ट्रेड प्रमोट करना, सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाना ताकि सप्लाई चेन इफेक्टिव हो, ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव हो, क्लीन एनर्जी में कोऑपरेशन डेवलप करना, टैक्स रिलेटेड जो करप्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको अवॉइड करना। भारत की अगर बात की जाए तो इंडिया हैज डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ द 3 फ्रेमवर्क ऑफ IPEF, बट इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द ट्रेड पिलर ऑफ IPEF। इंडिया इज स्टिल स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेड पिलर कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। दो टेक्निकली IPEF इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट इज मच dynamic and much bigger than that, yet India has decided to stay out of this trade pillar of IPEF because I have already told you a phenomena known by the name spaghetti bowl phenomena कि too many free trade agreements creates unnecessary confusion। कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे 2016 ने दिया था फिनोमिना स्पैगेटी बॉल फिनोमिना कि too many trade related agreements creates unnecessary confusion and that should be avoided। So perhaps considering that spaghetti ball phenomena suggestion by economic survey, India has decided to be part of the 3 pillars of IPEF, but so far has stayed out of the trade pillar। देख सकते हैं पीयूष गोयल साहब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रेड पिलर India has chosen to stay out of the trade pillar until contours are clearer। तो we are still studying and trying to understand कि what exactly it stands for। Current news ये है कि IPEF कंट्रीज ने मिल करके क्लीन एनर्जी से संबंधित एक इस पिलर से संबंधित एक एग्रीमेंट साइन किया है, बट 13 देशों ने अभी यह एग्रीमेंट साइन किया है, भारत ने अभी यह एग्रीमेंट साइन नहीं किया। बट भारत
के इस एग्रीमेंट को साइन ना करने के पीछे कारण यह है कि भारत में अभी नई सरकार बनने वाली है। तो अभी जो भी सरकार है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इसलिए किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन पे वो साइन नहीं कर सकती, उसको मोरली साइन नहीं करना चाहिए। तो जब नई सरकार बन जाएगी, स्वेरिंग इन हो जाएगी, तब ये जो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड आईपीएफ ने एग्रीमेंट साइन किया है उसको हमारी नई सरकार साइन कर देगी। इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टीबी एलिमिनेशन ड्राइव दैट हैज स्टॉल्ड रिसेंटली। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है caused by a bacteria जिसका नाम है Mycobacterium tuberculosis. It mainly affects our lungs. भारत के अंदर टीबी इज ए सीरियस हेल्थ चैलेंज एंड कॉजेज अबाउट 4,80,000 फैटेलिटी एवरी ईयर, यानी कि दिन में लगभग 1400 लोग हर दिन भारत में टीबी के कारण मरते हैं। और पूरे दुनिया भर में जो टीबी के केसेज उसमें से 27% अकेले भारत के अंदर होते हैं। दैट इज वाई इंडिया इज ऑल्सो नोन एज टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। टीबी को खत्म करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत टारगेट रखा गया कि वी विल एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025। इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया गया डॉट्स प्रोग्राम, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम, जिसमें टीबी पेशेंट्स को 4 एंटीबायोटिक मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं जो टीबी के इलाज के लिए यूजफुल हैं। आइसोनियाजेड, रेफेम्पिसिन, पायरेजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल, ये चारों नाम पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। तो ये 4 मेडिसिन दिए जाते हैं अंडर डॉट्स प्रोग्राम। करंट न्यूज ये है कि हाल फिलहाल में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो एलिमिनेशन ऑफ टीबी का टारगेट था बाय 2025 अंडर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये अचीव होता हुआ दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं टीबी को कर्ब करने वाला जो हमारा गोल था वो प्रोग्राम स्लो डाउन हो गया, स्टॉल हो गया है। इस कारण से आईसीएमआर जो भारत सरकार की एजेंसी है, Indian Council of Medical Research, it is looking forward to have a new ways to curb TB. TB से संबंधित ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी 2023 में ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ये प्रश्न था। इसमें 3 जो फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए अडॉप्ट किया था तरीका, वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एफर्ट्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली 3। यहाँ का आंसर होगा 2 एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।